तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट क्या चल रहा है, रसायन विज्ञान के प्रयोग। और आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, पाठ्य वस्तु आधारित प्रयोग, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब आपने जो अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कुछ टॉपिक्स, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन है ना, विलियन है, थर्मोडायनामिक्स है, रासायनिक वलगत है, तो इन यूनिट्स से रिलेटेड कुछ प्रयोग लैब में करने होते हैं। तो उन्हीं प्रयोग को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है कोलाइडी विलियन बनाना। तो पहले तो मैं ये बता दूं बच्चों कि कोलाइडी विलियन होते क्या है। तो आपने देखा होगा कि ऐसा कोई भी मैटर जो चिपचिपा सा होता है, एक सेमी सॉलिड टाइप का दिखता है, जैसे कि आप कोई भी जेल ले लो, पेस्ट ले लो, है ना, दूध है, मिल्क है ना, स्टार्च की गोंद है, कढ़ी देखी होगी, मट्ठा है, ये सब किस में आते हैं, दही है, मक्खन है, पनीर है, ये सब एक प्रकार के कोलाइडी पदार्थ है। क्या है ये, कोलाइडी पदार्थ। मतलब इनके जो कण है ना, वो ट्रू विलियन, जो वास्तविक विलियन है, उनसे तो बड़े होते हैं, और जो निलंबन होता है, जिन्हें हम नंग आंखों से देख सकते हैं, जैसे मिट्टी को पानी में डालें तो वो निलंबन, तो उनके बीच वाले हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं कोलाइडी पदार्थ। और जो कोलाइडी विलियन जो पदार्थ बनाते हैं उनको बोलते हैं कोलाइड। तो आज यहाँ पर पहले तो हम द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड पहले डिफाइन कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि कोलाइडी विलियन कैसे बनाया जाता है। मतलब अगर आपको एक पेस्ट बनाना हो, जैसे आप स्टार्च का बनाते हैं ना, लेई जिसको बोलते हैं, गोंद, तो वो कैसे बनाते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही एक प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। तो द्रव, पहले हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ लें कि कोलाइड्स होते क्या हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि जल में घुले और कोलाइड विलियन बना ले, वो है कोलाइड। जैसे आटा है, स्टार्च है, बेसन देखा होगा, पानी में घोल के देखो, थोड़ा देर गर्म कर दो हल्का सा, आप देखोगे कोलाइड विलियन बन जाएगा। तो इनको बोला गया है कोलाइड्स। इनको दो अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, एक होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड और एक होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। तो देखो, द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब होता है कि इनको बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स, और अगर ये जल में बन रहे हैं तो इन्हीं को बोला जाता है जल स्नेही कोलाइड, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। तो ऐसे पदार्थ जो जल के प्रति उच्च बंधुता रखते हैं तथा जल या परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। मतलब आप ऐसा कोई पदार्थ लें जिसे आप पानी में घोलें और हल्का सा विलोडित कर दें, गर्म कर दें और कोलाइडी विलयन बन जाए, तो वो कहलाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे स्टार्च, आटा है, आप पानी में लो, थोड़ा गर्म कर तो बन जाएगा, है ना, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, प्रोटीन है। मतलब आपको जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखते हैं, जो कि ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में दिखते हैं, उनमें समझो कि वो द्रव स्नेही होते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कोलाइड्स आते हैं, पॉलीमर हैं, प्रोटीन्स हैं, है ना, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च है, ये सब क्या है बच्चों, द्रव स्नेही कोलाइड। इनकी पहचान ही है कि ये ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर आते हैं द्रव विरोधी, लायोफोबिक। अगर वो जल विरोधी हैं तो जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स भी बोलते हैं, कि ऐसे पदार्थ जिनकी जल या परिक्षेपण माध्यम के प्रति बंधुता बहुत कम होती है। यहाँ बहुत होती है लिख गया है, यहाँ होता है कि बहुत कम होती है। मतलब है कि ये पानी में आसानी से नहीं घुलते, कि आप इन्हें पानी में डालें और गर्म करें और इनका कोलाइड विलयन बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे कोलाइड को बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, अर्थात ये परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। जैसे कोई मेटल का पाउडर है, आप पानी में डालोगे बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो मेटल्स, मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फर, चारकोल, हाइड्रोक्साइड मेटल के, ये सभी किसमें आते हैं बच्चों, द्रव विरोधी
और इन्हें याद रखने का है कि ऑर्गेनिक वो तो ऑर्गेनिक थे, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, अकार्बनिक कोलाइड्स। मतलब कोई अकार्बनिक पदार्थ अगर कोलाइड है तो ध्यान रखें वो द्रव विरोधी ही होगा। जैसे मेटल पॉलिश आती है, पेंट्स आते हैं, है ना, तो ये सब क्या है, आसानी से नहीं बनते, बड़ी मेथड यूज की जाती है। इंक है, ये सब किस में आते हैं बच्चों, द्रव विरोधी। तो इस तरह से द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड्स अच्छे से याद रखना है। इन्हीं से तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आते हैं कोलाइडी विलयन का निर्माण, कि हम कैसे बनाते हैं। तो देखो बच्चों, जो द्रव स्नेही है ना कोलाइड, उनको बनाने के लिए कोई विशिष्ट विधियों का यूज नहीं होता। हमें स्टार्च का कोलाइड बनाना है, हम पानी में उठाएं, स्टार्च को घोल दें, हल्का सा गर्म कर दें, खूब विलोडित कर दें, लेई बन गई, तो वो द्रव स्नेही कोलाइड हो गया। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं उनको बनाने की कुछ उचित विधियां हैं, उनमें से केवल मैं यहाँ एक बता रहा हूं, वो है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। होता क्या है पेप्टाइजेशन एक्चुअली में, कि कोलाइडी पदार्थ के ताजे अवक्षेप को लिया जाए। जैसे मान लो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो हम फेरिक क्लोराइड को पहले जल में मिलाएंगे और अच्छा गर्म करेंगे, तो हमें अवक्षेप मिल जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का। ये बना ताजा अवक्षेप, क्या कहलाएगा, एक ताजा अवक्षेप। अब इस अवक्षेप को पानी में घोलते हैं एक विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, इसको बोलते हैं पेप्टीकारक, पेप्टाइजर। मतलब पानी में आप थोड़ा सा मान लो FeCl3 डाल दो, मतलब FeCl3 पानी में डालो, उबालो, अवक्षेप आ गया, छान लो, उस अवक्षेप को दोबारा फेरिक क्लोराइड के विलयन में डाल दो। तो यहां पर फेरिक क्लोराइड एक प्रकार का पेप्टीकारक होगा, ठीक है, विद्युत अपघट्य होगा। और इस पूरे विलयन में, मतलब जिसमें आपने देखा फेरिक क्लोराइड है, उसमें अवक्षेप घोल के अच्छी तरह विलोडित कर दो, कुछ देर बाद देखोगे आपको एक पेस्ट टाइप का बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से किसी कोलाइड पदार्थ के ताजे अवक्षेप को उचित विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में कोलाइडी विलयन में बदलना ही क्या कहलाता है बच्चों, पेप्टीकरण। बात समझ गए, कि पदार्थ के अवक्षेप को उचित विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में कोलाइडी विलयन में बदलना ही क्या कहलाता है, पेप्टीकरण। इस प्रक्रिया में पेप्टीकारक का जो वह आयन अवक्षेप कण की सतह पर अधिशोषित हो जाता है, जो अवक्षेप और पेप्टीकारक में उभयनिष्ठ होता है। हाँ, अब ये बता दूं कि जैसे ये अवक्षेप को आपने फेरिक क्लोराइड में घोला, तो फेरिक क्लोराइड में Fe3+ है और फेरिक हाइड्रोक्साइड में भी Fe3+ है। तो ये जो फेरिक आयन है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेप की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। और किस तरह अधिशोषित हो जाता है, Fe3+ के फॉर्म में। या फिर हम ये कहें कि Fe2O3 भी अगर हम लें ऑक्साइड और उसको फेरिक क्लोराइड में घोल दो, तो Fe2O3 इंटू Fe3+ आयन उसकी सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर जो Fe3+ है, यही एक्चुअली एक पेप्टीकारक आयन है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें किसी अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलना है, तो हमें ऐसा पेप्टीकारक लेना होगा जिसमें एक आयन कॉमन हो, मींस वो आयन अवक्षेप में भी हो और उस विद्युत अपघट्य या पेप्टीकारक में भी हो। तो फेरिक क्लोराइड में अगर आप, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप को घोलोगे तो उसमें फेरिक आयन अधिशोषित हो जाएंगे और इस तरह से आवेशित कोलाइडी कण पूरे विलयन में बिखर जाएंगे। और समान आवेश होने के कारण, मतलब ये कोलाइडी कण है, तो इसकी सतह पर इस तरह से क्या होगा, फेरिक आयन के अधिशोषण के कारण ये पूर्णतः क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और इस तरह से ये धनावेशित आयन जो है पूरे विलयन में अवक्षेप के कण बिखर जाते हैं और क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। ठीक इसी तरह से अगर आप फेरिक क्लोराइड को पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड में अवक्षेपित करें और यहां पर OH आयन कॉमन हो, मान लिया जाए कि आप यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस में कर दें, इसको किस में ले लें, एक्सिस में, तो बचे हुए जो OH आयन है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड की सरफेस पर अधिशोषित हो जाएंगे और एक ऋणावेशित कोलाइडी कण बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि FeOH होल थ्राइस में जो आयन कॉमन था वही सतह पर अधिशोषित हो गया, मींस जो आयन एक्सिस में था अवक्षेपण के बाद बच जाता है, वही अवक्षेप की सतह पर अधिशोषित होकर और आवेशित कोलाइडी कण बनाता है। इसी को बोलते हैं पेप्टीकरण। जैसे फेरिक क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड के एक्सिस में वाटर के साथ हीट किया जाए,
तो आप देखोगे धनावेशित कोलाइडी कण बनेंगे, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सिस में रखा जाए तो ऋणावेशित कोलाइडी कण बनेंगे। इस तरह से अब और आते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे KI लें आप और AgNO3 उसमें डालना शुरू करें, तो पहले AgI का अवक्षेप आएगा, और अगर आप लगातार AgNO3 और डालते रहोगे तो फिर Ag प्लस आयन AgI की सरफेस पर अधिशोषित हो जाएंगे और एक धनावेशित कोलाइडी कण बन जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लो आप AgNO3 ले लें और उसमें KI डालना शुरू करें, तो पहले AgI का अवक्षेप आएगा, फिर और KI डालोगे तो आयोडाइड आयन बनेंगे, वो अधिशोषित हो जाएंगे और एक ऋणावेशित कोलाइडी कण बन जाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि कौन सा आयन कॉमन है और वही अधिशोषित होगा अगर वो एक्सिस में है। ये ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। ऐसे SnO2 और HCl को मिलाएं तो SnCl4 कुछ बनते हैं, फिर इन्हीं SnCl4 के SN4 प्लस आयन SnO2 की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और इस तरह से एक धनावेशित कोलाइडी विलयन बन जाता है। ठीक इसी तरह से SnO2 को NaOH में रखा जाए तो बनता है Na2SnO3। ठीक है, तो यहां बन जाएगा SnO3 मतलब SN4, हाँ ठीक है। और इसमें इस तरह से SnO3 2 माइनस आयन जो बनते हैं वो SnO2 की सरफेस पर अधिशोषित हो जाएंगे और ऋणावेशित कोलाइडी कण बन जाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कौन सा आयन कॉमन है और उसी हिसाब से वो अधिशोषित होकर कोलाइडी विलयन बना देता है। तो ये एक अच्छे से याद रखना है, जो एक्सिस में है और जो कॉमन है वही अधिशोषित होगा, वही कोलाइडी कण का चार्ज होता है। बात क्लियर है? फिर आता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन लैब में कैसे बनाते हैं बच्चों। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए आप क्या करें, 200 ml जल लें, 2 ग्राम फेरिक क्लोराइड मिलाएं और उबालें। इसके पश्चात इस विलयन को गर्म जल बूंद गर्म ठीक है विलयन में गर्म जल बूंद बूंद मिलाते हैं। इससे फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप आएगा। मतलब पहले 200 ml जल में फेरिक क्लोराइड ले लें और उसको अच्छे उबालें और फिर गर्म जल बूंद बूंद करके मिलाएं। इससे क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप आएगा। इस ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड मिलाने विलयन मिलाते हैं। अब और थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाएंगे तो प्रैक्टिकरण द्वारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप FeCl3 में घुलकर लाल भूरा और क्या बना लेता है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन जो कि कैसा होगा, धनावेशित। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में अगर आप फेरिक क्लोराइड मिलाओगे तो फेरिक आयन इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण में, और इस तरह से हमें एक धनावेशित कोलाइडी कण मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती है इस तरह से कोलाइडी विलयन लैब में बनाना। ठीक इसी तरह से स्टार्च का भी बनाया जाता है। स्टार्च लें, गर्म पानी लें, घोलें, हिलाते रहें, धीरे धीरे कोलाइडी विलयन बन जाता है। ओके, तो ये है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा प्रयोग है वो है पहले उदासीनीकरण एंथैल्पी और इसका मापन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि उदासीनीकरण एंथैल्पी होती क्या है बच्चों। तो आपने ये पढ़ा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि 1 ग्राम तुल्यांक मतलब 1 H प्लस और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार मीन्स 1 OH माइनस का जली विलयन, ठीक है, को क्या करें हम, जली माध्यम में पूर्ण उदासीनीकरण करें तो जो ऊष्मा उत्सर्जन होगा उसे बोलते हैं उदासीनीकरण एंथैल्पी। बात समझ गए? 1 ग्राम तुल्यांक मतलब 1 H प्लस और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार मतलब 1 OH माइनस को जली माध्यम में पूर्ण उदासीनीकरण किया जाए तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे बोला गया है उदासीनीकरण एंथैल्पी। मतलब 1 H प्लस और 1 OH बिल्कुल फ्री स्टेट में मिले और H2O बने तो ये ऊष्मा परिवर्तन होता है -57.3 किलो जूल पर मोल या -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये ऊष्मा परिवर्तन होता है अगर एक बिल्कुल फ्री एक्वस मीडियम में H प्लस मिले और OH। अब चूंकि अगर हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेते हैं और उसको जल में रखते हैं तो ये पूर्ण आयनित हो जाते हैं और ऐसे में इनके H प्लस और OH बिल्कुल मुक्त रहेंगे और मुक्त होने के कारण कोई भी दुनिया का प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लिया जाए तो उनके एक एक तुल्यांक का उदासीनीकरण होगा
तो हमेशा इतनी ही ऊष्मा निकलेगी, -57.3 किलो जूल पर मोल या 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। जैसे HCl और NaOH को ले लो, तो दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप देख रहे हैं ये है 13-13.7। ठीक इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अभी उतनी ही ऊष्मा निकल रही है। तो इस तरह से हम एसिड और बेस के उदासीनीकरण में अगर देखें कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दिए गए हैं, तो ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये उदासीनीकरण एंथैल्पी एक्चुअली एक्वस मीडियम में बिल्कुल मुक्त H+ और OH के उदासीनीकरण की एंथैल्पी है, मतलब उनके मिलकर जल बनाने की उदासीनीकरण एंथैल्पी है। बनने की, या हम ये कहें जली माध्यम में H+ और OH से H2O के निर्माण की एंथैल्पी है, इसलिए कांस्टेंट है। लेकिन अगर इनमें कोई भी एक एसिड या बेस वीक हो गया ना, तो उदासीनीकरण एंथैल्पी जितनी आनी चाहिए थे उससे कम आती है। क्योंकि इसका रीजन है बच्चों, क्योंकि ऊष्मा का कुछ मान, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन में यूज हो जाता है। ठीक है, जो प्रबल थे विद्युत अपघट्य, तो उनके वियोजन के लिए कोई ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने दुर्बल लिया है तो उदासीनीकरण एंथैल्पी तो उतनी ही निकली होगी, क्योंकि एक H+ मुक्त हुआ होगा, एक OH मुक्त 1 मोल, एक तुल्यांक और H2O बना होगा, तो ऊष्मा तो उतनी ही निकली है। लेकिन उसमें से कुछ पार्ट जो वीक एसिड है उसके वियोजन में यूज हो जाएगा। मतलब वो मान लो पहले वियोजित हो गया कुछ कि अपने माध्यम से ऊष्मा लेके, तो बाद में यही जो ऊष्मा निकलेगी उससे वो कंपनसेट हो जाएगा। तो आखिर करके फाइनली हमें ये लगेगा कि ऊष्मा तो कम निकली है। तो कि वो जो ऊष्मा का अंतर आ गया कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण की जो वास्तविक एंथैल्पी है वो कितनी है, और जब आपने वीक एसिड या बेस लिए तो फिर कितनी आई, इनका डिफरेंस जो है बच्चों वो विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन ऊर्जा के बराबर होगा। तो आपको करना क्या है कि जो उदासीनीकरण एंथैल्पी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में मिल रही है, ठीक है, SW का मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस जो है, वीक एसिड और वीक बेस से दोनों वीक हैं या एक कोई वीक है, तो उनकी उदासीनीकरण एंथैल्पी लें और उसमें से स्ट्रॉन्ग की उदासीनीकरण को माइनस कर दें। तो अब जो आपको ये डिफरेंस दिखेगा जो कि पॉजिटिव आएगा, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य की उदासीनीकरण एंथैल्पी के बराबर आएगा। तो जैसे CH3COOH की उदासीनीकरण एंथैल्पी लेनी है, तो हम देख रहे हैं कि CH3COOH और NaOH की उदासीनीकरण एंथैल्पी आई है -12.6, तो ये रखिए माइनस, और प्रबल की तो ये, अगर ये किलो कैलोरी में है तो आपको यहां पर लिखना है -13.6। तो 1 किलो कैलोरी पर मोल एसिटिक एसिड की जो है ये आ जाएगी उदासीनीकरण एंथैल्पी, नहीं आयनन एंथैल्पी, ये क्या आ जाएगी, आयनन ऊर्जा। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी वियोजन की कितनी एंथैल्पी है वो आ जाएगी, एक्चुअल कितनी निकल रही है और कितनी निकलनी चाहिए, इनका डिफरेंस ही हमें क्या लेना है, आयनन ऊर्जा। अगर कोई पॉलीबेसिक एसिड हो या बेस हो तो उस पॉलीबेसिक एसिड या बेस की टोटल न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी ले लें आप, ठीक है, और उसमें से आप टोटल मतलब है जैसे 2 मोल उसमें H+ है तो 2 मोल की हो जाएगी, मतलब जो आपको मिल रही है एक्चुअली वो, और उसमें से आपको प्रबल की उदासीनीकरण एंथैल्पी को उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। किसकी बेसिसिटी से, जो कि पॉलीबेसिक या एसिड है। मतलब पॉलीबेसिक, जैसे मान लो ये है ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड एक वीक एसिड है, ये क्या है बच्चों, वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, डाइबेसिक है, तो इसका उदासीनीकरण किया गया तो कुल एंथैल्पी निकली ये है -20.4, जो कि 2 तुल्यांक एसिड या बेस के उदासीनीकरण की हो गई,
तो अब हम अगर इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी निकालें तो हम इसकी टोटल ये जो इंथैल्पी परिवर्तन हुआ है हम वो ले लें स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की, और माइनस में क्या करते हैं हम 2 बेसिसिटी मतलब एसिड की 2 इंटू स्ट्रॉन्ग की ये इंथैल्पी को माइनस कर देते। इस तरह का जो डिफरेंस आ जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखो हमने 2 यहाँ क्यों मल्टीप्लाई किया है स्ट्रॉन्ग के साथ, क्योंकि यहाँ पर आखिर 2 तुल्यांक उदासीन हो रहे हैं ना, 2H प्लस और 2OH। तो यहां पर हमने टोटल इंथैल्पी चेंज निकाल लिया कि कितना है, वो 2 तुल्यांक का आया। तो इसका मतलब है टोटल वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग के साथ जो टोटल इंथैल्पी आई है उसमें से हम 2 तुल्यांक की ही माइनस करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मैंने यहाँ बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो डिफरेंस आ गया ये आ गया ऑक्जेलिक एसिड की। ये जो मान लो वैल्यू आई है ये है क्या, ऑक्जेलिक एसिड की डिफ्यूजन एंथैल्पी। ये क्या आ गई, इसकी डिफ्यूजन एंथैल्पी। इस तरह से बात क्लियर है यहां तक? ओके। अब आता है कि डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है लैब में उदासीनीकरण एंथैल्पी का। तो हम क्या करते हैं कि एक बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, किससे करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना। तो आपने देखा होगा लैब में या प्रैक्टिकली में या आपको थर्मोडायनामिक्स में समझाया गया होगा कि इस तरह का एक कप नुमा एपरेटस होता है और इसके अंदर इस तरह से केमिकल रख दिया जाता है और इसकी जो बॉडी है इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, है ना। तो इस कैलोरीमीटर के जो बॉडी है वो स्टील उसकी बनी होती है प्लेटिनम या गोल्ड लेके, ताकि जले ना हो या कोई रिएक्शन ना करे एसिड बेस से। और यहाँ पर लिया जाता है एसिड बेस। यहाँ पर अब ये जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो इससे निकलती है ऊष्मा। तो यहाँ पानी भरा होता है, ठीक है। तो इस पानी में वो ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी। तो पहले मान लो तापमान T1 था, फिर प्रयोग के लास्ट में तापमान मिल गया T2। यहाँ पर आपने उदासीनीकरण कराया, इसकी ऊष्मा किसको अवशोषित करा दी आपने, कैलोरीमीटर में भरे हुए जल से। इससे इसका तापमान में परिवर्तन आया, वो नोट कर लिया जाए डेल्टा T। फिर अगर हमें डेल्टा T पता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं उदासीनीकरण प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मा Q इक्वल टू कि कुल कितनी आपने कितना लिया, तो ये हो जाएगी Z इंटू डेल्टा T इंटू 1000 अपॉन NV। मतलब है कि Z, अब यहां पर Z कैसे निकालोगे, तो Z इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि ग्राम में ले लें इंटू उसमें जल की विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि वो जो जल भरा है, ठीक है, तो वो तो प्योर जल है, तो उसकी हम विशिष्ट ऊष्मा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जितना है ये ले लें और उसको जल की विशिष्ट ऊष्मा से मल्टीप्लाई कर लें, तो जेड आ जाएगा। ये है कैलोरीमीटर की ऊष्मा धारिता कहलाएगी, है ना। CS मतलब जल की विशिष्ट ऊष्मा। तो डेल्टा T आपको कैलोरीमीटर से पता चल जाएगा। कितनी नॉर्मलिटी का कितना वॉल्यूम आपने एसिड या बेस यहाँ भरे हैं वो दे दिया जाए, तो ये Q आ जाएगी। और इस तरह से जो Q आई कि W ग्राम से इतनी अमाउंट क्या हो रही है, मतलब लिबरेट हो रही है। देखो दो फॉर्मूले हो गए, या तो आपको N इंटू बी ये वाला दे रखा हो कि आपको नॉर्मलिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में दे दिया गया हो, कितनी नॉर्मलिटी का इतना वॉल्यूम वाला एसिड भरा गया है। तो एक तुल्यांक की हो गई ना उसमें, देखो Z इंटू डेल्टा T अपॉन में ये यही वैल्यू एक्चुअली क्या है बच्चों, डेल्टा उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। तो NV अपॉन 1000 मतलब तुल्यांक। तो जितने भी तुल्यांक है उससे डिवाइड कर दोगे पर तुल्यांक की निकलाएगी ऊष्मा, वो डेल्टा HN हो जाएगी। अगर आपको अमाउंट दे रखी है तो W अपॉन E करके भी निकाल सकते हो, है ना, कि W ग्राम और फिर ये EU पर आ गया। तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुल्यांक एक तुल्यांक की निकालनी, तो तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला NV अपॉन 1000 या फिर W अपॉन E। तो इस तरह से आप उसकी उदासीनीकरण एंथैल्पी निकाल सकते हैं, जहां N है उदासीन अम्ल या क्षार की नॉर्मलता, V उदासीन आयतन, E है अम्ल का या क्षार का तुल्यांक की भार और W है अम्ल या क्षार की उदासीनीकृत मात्रा। तो इस तरह से हमें विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है, और सॉरी एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन। जैसे यही लिखा है 150 ml 0.5 नॉर्मल HNO3, है ना, को 225.35 डिग्री सेंटीग्रेड को पर, ठीक है, पर यहां हो जाएगा
150 ml 0.5 नॉर्मल NaOH के साथ मिलाया गया, इससे विलयन का तापमान 28.77 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो डेल्टा एच एन नॉट का मान क्या होगा? स्पेसिफिक हीट दे रखी है, डेंसिटी, तो हम पहले विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, दोनों के आयतन जोड़ दें 150 ml 150 ml, घनत्व 1 है 300 ग्राम आ गया। ये माना जाता है कितना तनु है कि जल के बराबर ही इसका घनत्व मान लिया जाएगा विलयन का। फिर आपने जेड निकाल ली CS से, तो 300 कैलोरी आ गई। फिर आप Q निकाल लें, जेड इंटू डेल्टा टी, तो ये आ गया आपके पास माइनस, ठीक है, 26, और ये हो गया। और इस Q को आपने NV से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो मैंने Q डायरेक्ट लिखा है ना बच्चों, वो मैंने डायरेक्ट डेल्टा HN लिख दिया। क्या लिख दिया है? डेल्टा HN। आप चाहें तो इसको हटा दें, मैं यहाँ पर डेल्टा HN ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि डेल्टा HN क्या है। तो यहाँ पर हम डेल्टा HN या डेल्टा HN, और अगर Q की बात करें तो ये है Z इंटू डेल्टा टी, कि इतनी ऊष्मा का परिवर्तन हुआ। तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा HN इक्वल टू Q अपॉन NV अपॉन 1000 या Q अपॉन W अपॉन E। तो ये हमारा आ गया डेल्टा HN, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पहले Q निकाल लिया, Q को फिर NV जो आपकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम आपको बताया गया है, किसी एक का लेना है, क्योंकि जितने तुल्यांक अम्ल के उदासीन हो उतने तुल्यांक क्षार के, तो किसी एक के तुल्यांक ले लो आप यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास 13.6 किलो कैलोरी पर डेल्टा HN। ऐसे निकाला जाता है उदासीनीकरण एंथैल्पी को प्रायोगिक रूप से बॉम्ब कैलोरी मीटर से, ठीक है। फिर आता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अलग चीज है और न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी अलग चीज है। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी पर्टिकुलर पर इक्विवेलेंट की वैल्यू है, मतलब जो डेल्टा HN है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों, मतलब गहन गुणधर्म, कि कोई भी अम्ल कितना भी लिया जाए ये कांस्टेंट रहेगी, जबकि ये जो है ये एक्सटेंसिव है। मतलब है कि एक तुल्यांक के अलावा अगर एक से ज्यादा तुल्यांक है, एक से कम तुल्यांक है, तो उनका उदासीनीकरण किया जाए तो कुल एंथैल्पी परिवर्तन को बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रात्मक गुणधर्म है। समझिए ना, मात्रात्मक मतलब मात्रा पर निर्भर कर रहा है। तो आप इसको जब निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, ये है लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस इंटू 13.7, तो ये कैलोरी में आ जाएगा, या 57.3 किलो जूल। अब दोनों के तुल्यांक देखना है, ध्यान रखें लिमिटिंग तुल्यांक जो है यहाँ पर सीमांत तुल्यांक, कि दोनों के आप एसिड और बेस के तुल्यांक निकाल लें, मूल से तुल्यांक, और जो कम हो उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जितने तुल्यांक अम्ल के उदासीन होंगे उतने ही तुल्यांक क्षार के उदासीन होंगे। अब आप एक मूल अम्ल ले लें, 10 मूल क्षार ले लें, तो उदासीनीकरण तो एक मूल के बेस में ही होगा ना, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है लिमिटिंग इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मोल दे दिया जाए, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे दिया जाए, है ना, तुल्यांक की भार और मात्राएं दे दी जाए, तो उस हिसाब से आपको तुल्यांक निकालना है, और जो तुल्यांक सबसे कम है उन्हीं को यहां रखना है, तब जाके आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर जो आपको यूज करना है ये तो मैंने आपको बता दिया प्रायोगिक रूप से, है ना। अब आता है विलयन की एंथैल्पी, डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन एंथैल्पी। तो आपने ये भी पढ़ा होगा विलयन की एंथैल्पी क्या है, थर्मोडायनामिक्स में आता है ये, कि अगर हम एक मोल विलेय पदार्थ लें और उसको विलायक के आधिक्य में घोल दें, इतना अधिक विलायक में घोल दें कि जितना ऊष्मा परिवर्तन होना था वो कंप्लीट हो चुका, उसके बाद आप उसमें कितना भी विलायक मिला दें ऊष्मा परिवर्तन नहीं हो, तो संपूर्ण प्रक्रम का ऊष्मा परिवर्तन विलयन की एंथैल्पी कहलाता है। मतलब अगर हम ये कहें कि अगर यहां पर हम ऊष्मा ले लें, ठीक है, और यहां पर हम विलायक ले लें, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहां से लेके यहां तक, मतलब ये निगेटिव होती है तो गिरता जा रहा है, और इसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू में आ गया, तो यहां जो हमें ऊष्मा परिवर्तन मिलेगा वही एक्चुअली क्या है, डेल्टा एच है, सॉल्यूशन फिर स्थिर रहेगा।
तो यहां से यहां तक तो डाइल्यूशन की इंथैल्पी कहलाती है बच्चों। यहां पर जो है ये हो जाएगी किसकी इंथैल्पी, हमारी सॉल्यूशन की इंथैल्पी। तो इस तरह से एक मूल विलेय पदार्थ को विलायक के आधिक्य में घोल दो और आगे तनु करने पर उसमें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, उसमें परिवर्तन दो बार लिखिए, उसमें परिवर्तन अगर नहीं होता है तो जितना एक बार घोलने में ऊष्मा परिवर्तन हो गया, ठीक है, और वही ऊष्मा परिवर्तन ही विलयन की क्या है बच्चों, इंथैल्पी। तो संपूर्ण प्रक्रम का ऊष्मा परिवर्तन विलयन की इंथैल्पी कहलाता है। जैसे KCl सॉलिड लें एक मोल, एक्वस मीडियम में रखें, KCl एक्वस हो जाए, पूरा घुल जाए, तो डेल्टा HN आ रहा है 4.4 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये कहलाएगी KCl की विलयन की इंथैल्पी। डेल्टा HN सॉल्यूशन पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है जैसे ये दिख रही है, तो इसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी विलयता। और अगर ये ताप और ये ऊष्मा शोषी विलयता, अब हम जानते हैं कि कोई प्रक्रम अगर ऊष्मा शोषी है तो ताप वृद्धि से वो प्रक्रम अग्र दिशा में बढ़ेगा। इसका मतलब है कि NaCl, KCl, अमोनियम क्लोराइड, अगर आप इनको पानी में घोल के और गर्म करें तो इनकी विलयता बढ़ने लगेगी और मात्रा डिसॉल्व हो जाएगी। अगर ये निगेटिव आती है तो इसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय विलयता, यह ताप वृद्धि से घटती है, क्योंकि जो प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है, आप तापमान और बढ़ाओगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो जो मात्रा घुली है वो क्षेपित होने लगेगी, तो विलयता घट जाती है। जैसे कि Li2CO3, Li2SO4, Cl2 इस तरह के हैं, जबकि ये है एंडोथर्मिक सॉल्ट जो ऊपर लिखे हुए हैं। विलयता का ताप के साथ ये संबंध होता है log H2 अपॉन S1 डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, जहां S1 क्या है बच्चों, T1 ताप पर विलयता, S2 क्या है, T2 ताप पर विलयता, और डेल्टा ये स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन लिखा है विलयन की इंथैल्पी है, R गैस स्थिरांक है। अगर सोचो आपकी डेल्टा H सॉल्यूशन नेगेटिव है और यहां हमेशा ध्यान रखें T2 ग्रेटर देन T1 है, तो S1 लेस देन क्या आएगा, S2, सॉरी S1 ग्रेटर देन S2, मतलब उच्च ताप पर विलयता कम होगी और निम्न ताप पर विलयता ज्यादा होगी जब ऊष्मा क्षेपी विलयता बताई गई, और ऊष्मा शोषी जस्ट उल्टा हो जाएगी, तापमान बढ़ाओगे तो विलयता ज्यादा आएगी। तो इस तरह से ताप का प्रभाव दिखाना है न्यूमेरिकली। अब आता है विलयन की इंथैल्पी का निर्धारण, तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही किया गया है, बम कैलोरीमीटर से ही किया जाता है। स्थिर दाब पर किसी प्रक्रम वाला होने वाला इंथैल्पी परिवर्तन को निम्न संबंध से देते हैं, तो बम कैलोरीमीटर से ही किया जाता है। उसमें हमें QP निकाल लेना है, स्थिर दाब पर ऊष्मा, और डेल्टा H इक्वल टू QP, और QP कैसे निकालोगे, माइनस ये, क्योंकि ज्यादातर विलयन इंथैल्पी निगेटिव होती है तो इस तरह से माइनस साइन लगा देंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो वही इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जनरली हम यहाँ माइनस लेके चलते हैं, तो यह हो जाएगा QP इक्वल टू M इंटू CP इंटू डेल्टा T। यहाँ M है विलयन का द्रव्यमान प्लस जल तुल्यांक। देखो अब आता है विलयन का द्रव्यमान, वो तो आपको जो भरा हुआ है वो तो पता चल ही जाएगा, नहीं है, मतलब पानी जो है, और जल तुल्यांक का मतलब है कि जो उसके अंदर बम कैलोरीमीटर रखा है, थर्मस थर्मोमीटर रखा है, स्टीरर रखा है, वो भी तो कुछ ऊष्मा अवशोषित कर लेते होंगे ना, कि जल तो कर ही रहा है, मतलब विलयन का तापमान तो बढ़ी घट रहा है, इसके अलावा इनके भी तो चेंज हो रहे होंगे जल, तो मतलब जो आप कैलोरीमीटर लगा रखा है, बम कैलोरीमीटर के अंदर थर्मोमीटर लगा रखा है, ये सब, तो वो उन्होंने कितनी ऊष्मा अवशोषित की, उतनी ऊष्मा को अवशोषित अगर जल करता तो वो द्रव्यमान क्या होता, उसे बोलते हैं जल तुल्यांक। फिर से सुने, आपने बम कैलोरीमीटर में ये पानी भर दिया और यहाँ बम कैलोरीमीटर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखो स्टीरर लगाते हैं, थर्मोमीटर, ये खुद ही बम कैलोरीमीटर मेटल का बना है, तो इस विलयन का द्रव्यमान क्या है, वो है W, और इन तीनों की मतलब बम कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर, स्टीरर जो विलोडक है, इन्होंने कितनी ऊष्मा अवशोषित कर ली है, उतनी ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए आपको जल कितना लेना पड़ता, मतलब उतनी ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए कितना जल लगता,
वो मात्रा और जोड़ दी जाए तो एक्चुअल में पता चलेगा कि पूरे प्रक्रम में कुल कितना द्रव्यमान लगा जो ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो ये है विलियन का द्रव्यमान प्लस जल तुल्यांक, जल की मात्रा जो कैलोरीमीटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा के तुल्य ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, वो है मात्रा। ठीक है, वी विलियन का आयतन हो गया, डी घनत्व हो गया, सीपी जल की विशिष्ट ऊष्मा, डीसीपी की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि घनत्व जल का 1 है तो 1.182। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो द्रव्यमान है उसको घनत्व से मल्टीप्लाई करके आयतन में ले लिया, या आयतन है तो द्रव्यमान में बदल दिया। तो हमें आयतन ज्यादातर लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो आयतन दिया जाएगा, और घनत्व तो उससे हम मास निकाल लेंगे। तो पूरे आयतन और मास का इस तरह से परिवर्तन करके और फिर क्यूपी निकाल लेंगे इससे। और जब क्यूपी पता है तो W ग्राम सॉल्ट को घोलने पर इतना ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, तो 1 मोल घोलने पर कितना होगा, वो बिलियन की क्या हो गई बच्चों, एंथैल्पी। तो इस तरह से आपको डेल्टा टी दी जाएगी, आयतन बता दिया जाएगा, घनत्व बता दिया जाएगा, निकाल। जैसे यहाँ है 85.0 ग्राम लिथियम, ये है LiClO4 को कैलोरीमीटर के भरे 300 ml जल में घोला गया। इस विलियन के बनने में ताप परिवर्तन इतना हो रहा है। तो कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक 75 ग्राम है, तो विलियन की एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, CS दे दिया। तो सबसे पहले Q निकाल लिया, M इंटू CS इंटू डेल्टा टी। तो M कितना हो गया बच्चों, 300 ml तो जल ही है उसमें, और जल तुल्यांक दे रखा है 75, 375। डेल्टा टी निकाल लिया, ये वैल्यू पुटअप कर दी इस फॉर्मूले में, M की जगह CS की जगह डेल्टा टी, ये आ गया आपका Q। तो इतने ग्राम, कितना ग्राम था, 85 ग्राम। 85 ग्राम के घुलने से ऊष्मा जो परिवर्तन हुआ वो है -21 ठीक है, और 208, और तो 85 में इतना, तो इसके अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से ये आ गई मोलर सॉल्यूशन एंथैल्पी किसकी, KClO, क्या है ये, KClO4, सॉरी LiClO4। तो ये हो जाए हमारी किसकी, LiClO4 की विलियन एंथैल्पी। तो इस तरह से निकाल ली जाती है विलियन की एंथैल्पी। तो आपको बम कैलोरीमीटर से केवल ये लेना है डेल्टा टी, बाकी वॉल्यूम तो हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में, जल तुल्यांक दे रखा होता है। तो इस तरह से निकालते हैं विलियन की एंथैल्पी। एक लास्ट और बचता है टॉपिक, और ये है अभिक्रिया की बलगतिकी का अध्ययन। तो देखो बच्चों, अभिक्रिया वेग आपने पढ़ा होगा, बलगतिकी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा C अपॉन अभिक्रिया का समय अंतराल, प्लस माइनस लिखते हैं हम आगे। अगर अभिकारक के सापेक्ष लेते हैं वेग तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वेग धनात्मक हो जाए, और उत्पाद के सापेक्ष लेते हैं तो प्लस लगा के लिखते हैं। अब जैसे यही अभिक्रिया चल रही है, मान लो A प्लस B मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, और ये स्मॉल a और स्मॉल b इनके रस समीकरण की स्थिरांक है। तो R ये फॉर्मूला बन जाएगा रेट का कि R इक्वल टू K A की पावर A B की पावर B। A और B अभिक्रिया की क्या है, कोटि है। अतः अभिक्रिया A की सांद्रता स्थिर रखकर B की सांद्रता बदलें, या B की स्थिर रखकर A की सांद्रता बदलें, अभिक्रिया वेग बदल जाएगा, नहीं है। तो इस तरह से यही अध्ययन करना है कि अगर हम A को बढ़ा रहे हैं तो B में क्या, B को बढ़ा रहे हैं तो A में क्या, इस तरह से। अतः किसी अभिकारक की स्थिर सांद्रता पर दूसरे अभिकारक की बढ़ती मात्रा के साथ अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय को नोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, किसी एक की सांद्रता स्थिर रखकर और दूसरे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं, अभिक्रिया कितने जल्दी पूर्ण हो रही है, मतलब उतनी मात्रा को उदासीन करने में अगर हम दूसरा अभिकारक ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया कितने जल्दी पूर्ण हो रही है उसका समय नोट करते जाए। देखो कैसे, जैसे HCl और Na2H2O3 के मध्य अभिक्रिया की दर पर HCl की सांद्रता का प्रभाव देखना है। ये रिएक्शन चल रही है Na2H2O3 और 2HCl, तो बना NaCl प्लस SO2 प्लस H2O प्लस सल्फर। तो यहाँ पर जो सल्फर बनता है ना, तो वो क्या है, उसी के कारण जो विलयन होता है, रिएक्शन मिक्सचर है, वो एक प्रकार से पारभासी हो जाता है, मतलब धुंधला सा हो जाता है। तो क्या करते हैं, सभी क्रिया के पूर्ण होने पर विलयन पारभासी मतलब है धुंधला, ठीक है, धुंधला हो जाता है, जिस और फ्लास्क के पैंदे में बना X निशान अदृश्य हो जाता है। यही अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी देता है। मतलब इस तरह से एक फ्लास्क लेंगे, ठीक है, और यहां पर एक क्रॉस नीचे पैंदे पर एक X क्रॉस बना देते हैं, और इसमें मान लो आपने फिक्स ले लिया Na2H2O3, ठीक है, 20 ml ले लिया मान लो, और अब इसमें मिलाना शुरू करें HCl। मान लो आपने
यहाँ पर ये लिखा है कि अभिक्रिया पूर्ण होने पर ये निशान बंद हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि एक प्रयोग लिखा है 1 मोलर HCl को ब्यूरेट में ले लें और 0.1 मोलर Ne2H2O3 को क्रॉस वाला के फ्लास्क में 50 ml विलियन लेकर 0.1 का 50 ml विलियन लेकर अब इसमें 1 मोलर HCl को 1 ml तक मिलाते हैं। मतलब 1 मोलर HCl लें और उसका 1 ml मिलाएं। अतः पूर्ण होने पर लगा समय नोट कर लें कि X निशान दिखाई देना बंद हो जाएगा। फिर इसी प्रयोग को 2 ml के साथ, मतलब इसी Na2, ठीक है, H2O3 के इसी विलियन में 50 ml में अब 2 ml HCl मिलाएं और उससे अभिक्रिया के पूर्ण होने का समय नोट करें। फिर से वही X निशान दिखाना बंद हो जाए। फिर ऐसा 4 के साथ 8 के 16 HCl, इस तरह दोहराते हैं तथा अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय को नोट करते हैं। तो ग्राफ लिया जाए टाइम और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये लगातार घटता जा रहा है। मतलब है जैसे जैसे आप HCl का आयतन बढ़ाते जा रहे हैं अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय क्या हो रहा है, इस तरह से घट रहा है। तो इस तरह HCl का आयतन बढ़ाने से अभिक्रिया में लगा समय धीरे धीरे कम हो रहा है। इस तरह से हमने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि एक अभिकारक की सांद्रता स्थिर रखकर दूसरे की अगर बढ़ाते हैं घटाते हैं और उनकी रस समीकरण मिति अलग अलग है तो अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय में परिवर्तन किया जा सकता है। और यही हमें प्रयोग द्वारा सिद्ध कर देना था। तो ये मैंने पूरा प्रयोग बता दिया आपको। तो इस तरह से आज मेरी टोटल जो हिंदी में केमिस्ट्री है बच्चों को फिनिश हो गई। ठीक है, मैंने सारे टॉपिक्स फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है विद प्रैक्टिकल्स सब कंप्लीट करा दिया। अगर आपको देखना है पूरे वीडियो, पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है तो बस वहां जाओ प्लेलिस्ट में, वहां लिखा होगा होल केमिस्ट्री इन हिंदी, वहां मिल जाएगा। ठीक है, आज से मैं हिंदी बंद कर दूंगा। अब जो भी करूंगा वो इंग्लिश की वीडियो बनाऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले, इस तरह से। हालांकि मैंने पूरी केमिस्ट्री इंग्लिश में भी कंप्लीट कर रखी है और हिंदी और इंग्लिश में एक साथ भी कंप्लीट कर रखी है। तो आप इसको देखते रहें, खूब पढ़ें। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।